नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व के प्रादेशिक भूगोल में हम एशिया का अध्ययन कर रहे हैं और एशिया में हमने पिछले वीडियो में एशिया की जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में पढ़ा था। अब जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसका जो आकार है वो विशाल है और विश्व का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसके लगभग 30% पर यह फैला हुआ है। तो इससे क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो विशेषताएं हैं, स्थल रूप से संबंधित विशेषताएं इसमें पाई जाती हैं। तो आज हम एशिया महाद्वीप के उच्चावच के बारे में पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से मुख्य उच्चावच पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उच्चावच या रिलीफ कह सकते हैं, धरातल इसको कहा जा सकता है एक प्रकार से। तो जैसे उच्चावच है वह 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। उच्चावच के बारे में पढ़ रहे हैं तो सर्वप्रथम हमें उच्चावच होते क्या हैं उसके विषय में थोड़ी जानकारी अवश्य होनी चाहिए। तो उच्चावच होते क्या है? प्रथम श्रेणी के उच्चावच जो पृथ्वी पर बनते हैं वे होते हैं महाद्वीप एवं महासागर। अब महाद्वीप एवं महासागर के ऊपर जो स्थल रूप विकसित होते हैं, जो भूधर से विकसित होते हैं, जो उच्चावच विकसित होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच। जैसे पर्वत, पठार, मैदान, झील इत्यादि। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में मुख्यतः पर्वत, पठार, मैदान को सम्मिलित किया जाता है, झील को सम्मिलित किया जाता है। और प्रथम श्रेणी के उच्चावच है वो महाद्वीप एवं महासागर। तो जैसे एशिया क्या है, एक महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब इसके अंदर द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कौन से पाए जाते हैं? पर्वत, कौन कौन से क्षेत्रों में पर्वतों का विस्तार हुआ है, कहाँ पर पठार पाए जाते हैं, कहाँ पर मैदानी भाग पाए जाते हैं, झीलें कहाँ पर पाई जाती हैं, तो उनका हम अध्ययन करें, वो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। इसके अतिरिक्त पवन, जल, हिमानी आदि जो प्रक्रम होते हैं उनके द्वारा जो पर्वत, पठार, मैदान क्षेत्र में परिवर्तन किए जाते हैं, यानी ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है। इसमें किसी प्रकार का जो परिवर्तन इनके द्वारा किया जाता है, इनसे जो स्थल रूप विकसित होते हैं उनको किस प्रकार के उच्चावच माना जाता है? तृतीय श्रेणी के। तो ये तीसरी श्रेणी के उच्चावच हो गए, यानी तृतीय श्रेणी के उच्चावच हो गए। प्रथम महाद्वीप, महासागर, द्वितीय पर्वत, पठार, मैदान, झील और तृतीय श्रेणी में पवन, जल, हिमानी या जो महासागरीय जल हैं या जो आंतरिक या भूमिगत जल के द्वारा जो स्थलाकृतियों को विकसित किया जाता है उसको तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में सम्मिलित किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं एशिया के उच्चावच की। अब एशिया में जैसे कि एक विशाल क्षेत्र है, विशाल भूभाग इसके अंतर्गत आता है, तो एशिया में सभी प्रकार के क्या है उच्चावच पाए जाते हैं। यानी इसमें मैदान भी पाए जाते हैं, पर्वत और पठार, झील, नदियां सभी प्रकार की जो हैं वो इसमें पाए जाते हैं। तो हम इसका एक प्रकार से जो भौतिक
अध्ययन कर रहे हैं उसमें सभी प्रकार के उच्चावचों के बारे में हम पढ़ेंगे, इसकी नदियों के बारे में, अपवाद अंतर के बारे में, इसकी वनस्पति के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में हमें एशिया का अध्ययन विस्तृत रूप से करना होगा। तो इन उच्चावचों में भिन्नता के आधार पर जो एशिया है उसको 5 अलग अलग भागों में बांटा गया, यानी उच्चावच है उनको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। एशिया के उच्चावचों को 5 भागों में बांटा गया है। और सबसे पहला जो भाग है वह है उत्तर की निम्न भूमि। सबसे पहला भाग है उत्तर की निम्न भूमि। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है उत्तर, यानी कौन से भाग में होगी? उत्तरी एशिया में। ये वाला जो भाग है इस तरह से इसमें जो उत्तर की निम्न भूमि है वो फैली हुई है। यह एक प्रकार से क्या है, ज्यादातर इसका विस्तार कहां पर है? साइबेरिया में। अधिकांश विस्तार साइबेरिया। तो यह जो निम्न भूमि है यह एक प्रकार से क्या है? हिमानी घर्षित निचला मैदान इसको हम कह सकते हैं, यानी हिमानी की जो क्रिया होती है उसके द्वारा घर्षण से उत्पन्न यह मैदान है। हिमानी घर्षित निचला मैदान। निचला मैदान क्योंकि इसका ढाल इस अगर हम एशिया के हिसाब से देखें तो यह क्या है? कुछ नीचा भाग है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? निचला मैदान कहा जाता है। और इसका विस्तार अधिकांशतः कहां पर है? साइबेरिया में। साइबेरिया में इसका अधिकांश जो भाग है उसका विस्तार हुआ है, जो कि एक मैदान के रूप में त्रिभुजाकार रूप में फैली हुई है। यानी यहां से हम देखें कैस्पियन सागर का जो निचला भाग है, यहां से इसको ऐसे ऊपर की तरफ इस तरह से यह क्या है? एक त्रिभुजाकार रूप में फैला है। तो उत्तर की जो निम्न भूमि है वो साइबेरिया में है और किस रूप में फैली है? त्रिभुजाकार मैदान के रूप में। तो यह त्रिभुजाकार रूप में जो मैदान है उसके रूप में फैली हुई है। अब इसके अंतर्गत विशेषतः क्या आता है कि जो उत्तर की ओर बहकर के नदियां उत्तरी जो सागर में जाती हैं वो जो नदियां हैं जिनमें ओबे, एनीसी तथा लीना, ये 3 मुख्य नदियां हैं। यानी यूराल पर्वत से आगे बढ़े तो कौन सी नदी आती है? सबसे पहले ओबे नदी आएगी, फिर एनीसी आएगी और उसके बाद में लीना नदी आती है। तो ये उत्तर की तरफ बह करके जाती हैं। तो इन तीनों नदियों के ओबे, एनीसी, लीना, जो लीना है, लीना नदियों के बेसिन, इन नदियों के जो बेसिन है उनको कहां पर सम्मिलित किया जाता है? उत्तर की निम्न भूमि में इन तीनों नदियों के जो बेसिन हैं उनको सम्मिलित किया जाता है। अब इसके हम देखें पश्चिम की ओर, तो इस मैदान का जो पश्चिम है उसमें क्या है? यूराल पर्वत। उत्तर की जो निम्न भूमि है इसके पश्चिम में यूराल पर्वत। जैसा कि हमने पढ़ा जो एशिया महाद्वीप है उसकी पश्चिमी सीमा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? यूराल पर्वत के द्वारा होता है। अब उत्तर में जैसे हम देख रहे हैं उत्तर में इसका विस्तार कहां तक है? पश्चिम के बाद हम अगर पूर्व में देखें, पूर्व में यहां पर क्या आ जाती हैं? पहाड़ी प्रदेश, पहाड़ियां यहां पर आ जाती हैं जो पूर्वी भाग है उसमें। इसके अलावा जो दक्षिणी भाग है उसके अंदर देखें
दक्षिण में, यानी ये वाला जो भाग है यहां पर क्या आता है, पठारी प्रदेश। इसके साथ साथ इसमें कुछ पर्वत श्रेणियां भी पाई जाती हैं, तो साथ में क्या आ जाएगा, पहाड़ी प्रदेश। पहाड़ियां पाई जाती हैं, इसलिए इसके दक्षिण में क्या है, दक्षिणी जो भाग है उसमें पर्वत और पठारी प्रदेश है। अब हम बात करें उत्तर की, तो उत्तर में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उत्तर में क्या है, आर्कटिक महासागर। तो इस तरह से ये जो उत्तर की निम्न भूमि है इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है, ये वाली सीमा है यूराल पर्वत के द्वारा निर्धारित होती है। इसकी पूर्वी सीमा यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं उनके द्वारा कमस्टका, कालीमा, गिरान आदि जो पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में फैली हुई हैं उनके द्वारा इसकी सीमा का निर्धारण होता है। इसके अलावा दक्षिणी जो भाग है उसमें पठारी प्रदेश है। पठारी प्रदेश में जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं, पामीर की गांठ और उससे विभिन्न शाखाएं विकसित हो जाती हैं, तो पठारी प्रदेश जो है वो इसके दक्षिण में विस्तृत है। पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं, कुछ एक पहाड़ियों का विस्तार भी हुआ है, तियान शान वगैरह की जो पहाड़ियाँ हैं वो इसी क्षेत्र में विस्तृत हैं। इसके अलावा उत्तर में पूरा का उत्तरी भाग है वो आर्कटिक महासागर फैला हुआ है। तो ये इसकी सीमाएं हो गई। अब इस मैदान की हम अगर ढाल की बात करें या इस उत्तरी निम्न भूमि या हिमानी घर्षित मैदान की हम बात करें तो इसका ढाल, जैसा कि नदियां कहां जा रही हैं उत्तर की तरफ, तो ढाल इसका कहां है, उत्तर की ओर। लेकिन यह ढाल कैसा है, मंद ढाल, यानी इस निम्न भूमि का ढाल उत्तर की ओर है और मंद ढाल है। अब यहां उत्तर की ओर ढाल होने के कारण यहां जो ओबे, येनिसी और लीना नदियां जाती हैं उनके जो सागर में गिरने वाले भाग में या उत्तरी भाग में हम देखें, इसके उत्तरी भाग में जल भर जाता है और जल भरने के कारण उत्तरी भाग में क्या है, उत्तरी भाग में दलदल का निर्माण। तो ये जो नदियां जहां से आर्कटिक सागर में गिरती हैं वहां पर क्या है, उत्तरी भाग में जल भर जाता है और जिससे क्या हो जाता है, नदियों के जो मुहाने हैं उन पर दलदल बन जाता है। अब शीत ऋतु में क्या हो जाता है, जैसा कि अब दलदल का निर्माण क्या होगा, ऊपर का जो पूरा पूरा क्षेत्र है वो कैसा है, बर्फीला। ये पूरा का पूरा क्षेत्र बर्फीला क्षेत्र है। अब बर्फीला क्षेत्र है तो शीत ऋतु में नदियों के मुहाने जम जाते हैं। अब आर्कटिक सागर में प्रवेश करने वाली नदियां हैं उनके मुहाने जो हैं वो शीत ऋतु में क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। अब शीत ऋतु में नदियों का जो मुहाने वाला भाग है वो अगर जम जाएगा तो उससे क्या होगा, ये जो नीचे का प्रदेश है इसमें जल भराव होगा, यानी नदी में पानी है वो ज्यादा होगा, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में वो जल फैल जाएगा और उससे क्या बन जाएंगे, दलदल का निर्माण हो जाएगा। तो इसके उत्तरी निम्न भूमि जो है उसमें दलदल का भी क्षेत्र बने हुए हैं। अब इस मैदान को क्या है, संपूर्ण जो मैदान ये पूरा का पूरा उत्तरी निम्न भूमि जो फैली हुई है उसकी कुछ अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। तो इसको द्रातलीय विशेषताओं के आधार पर उत्तरी निम्न भूमि को इनकी जो द्रातलीय विशेषताएं हैं उसके आधार पर अलग अलग भागों में बांट दिया गया। 3 भाग इसके बांटे गए हैं। अब 3 भागों में जैसे यहां से इस तरह से फैला हुआ है तो 3 भागों में सबसे पहला ये भाग जो यूराल पर्वत के पूर्व की ओर स्थित है उसमें आएंगे। तो सबसे पहला जो भाग होगा वो है पश्चिमी साइबेरिया का मैदान। अब जैसा कि हम जानते हैं ये वाला जो भाग है वो साइबेरिया का भाग है और साइबेरिया का जो पश्चिमी भाग है
उसमें इसका विस्तार होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, पश्चिमी साइबेरिया का मैदान इसको कहा जाता है। अब इससे आगे जाएंगे तो नाम हो जाएगा इसका मध्य साइबेरिया का मैदान। मध्य साइबेरिया, पश्चिमी मध्य, इससे आगे पर्वत श्रेणियां आ जाती हैं पुनः, तो पूर्वी साइबेरिया नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, मध्य साइबेरिया का मैदान हो जाएगा। अब ये जो नीचे का हिस्सा रह गया इसको क्या नाम दिया गया है, तुर्कमेनिस्तान का मैदान। इस हिस्से को नाम दिया गया है तुर्किस्तान का मैदान, तुर्किस्तान का मैदान। तो इस तरह से जो उत्तरी निम्न भूमि है, जो कि त्रिभुजाकार रूप में उत्तरी भाग में एशिया की फैली हुई है, विशेषतः साइबेरिया वाला जो क्षेत्र है उसमें विस्तृत है, और यह हिमानी ग्रसित मैदान है। और इसमें जो 3 नदियां हैं, ओबे, एनिसी और लीना, उनका जो बेसिन वाला भाग है उसको इसमें सम्मिलित किया गया है, और इसको इसकी धरातलीय विशेषताओं के आधार पर 3 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। और 3 अलग भागों में इसका जो पश्चिमी भाग है उसको पश्चिमी साइबेरिया का मैदान कहा गया है। इसके अतिरिक्त ये जो आगे वाला भाग है इसको मध्य साइबेरिया का, क्योंकि ये मध्य साइबेरिया का हिस्सा है इसलिए इसको मध्य साइबेरिया का मैदान कहा गया है। और ये जो नीचे वाला हिस्सा है यानी कैस्पियन सागर के जो नजदीक वाला हिस्सा है उसको किस नाम से जाना गया है, तुर्किस्तान का मैदान। इस तरह से क्या है, इसको 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो ये एक पहला उच्चावच हो गया, यानी उत्तर की निम्न भूमि। अब दूसरा हम देखते हैं वह है मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार। दूसरा भाग है मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार। पहला था उत्तर की निम्न भूमि, दूसरा है मध्यवर्ती पर्वत एवं पठार। अब एशिया का जो मध्यवर्ती भाग है उसमें उच्च पर्वत श्रेणियां और बीच बीच में क्या है, पठारी भूमि पाई जाती है। जैसे ये जो क्षेत्र है यहां पर पामीर का पठार या पामीर की गांठ जिसको कहा जाता है, वहां से क्या है, अनेक पर्वत श्रेणियों का उद्गम अलग अलग दिशाओं में होता है, उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर और दक्षिण पूर्व की ओर। इस तरह से क्या है, इसमें अनेक पर्वत श्रेणियों का उद्गम जो पामीर की गांठ है उससे होता है। तो इससे ये पठारी भाग आ जाता है इसमें। इसके अलावा इधर आगे हम चले जाएं तो इराक ईरान के बीच में जो ज़ैग्रोस पर्वत श्रेणी बनती है, इसके साथ में अनातोलिया का पठार ऊपर बन जाता है। तो वो ये जो पूरा भाग है बीच का, इसमें क्या है, विभिन्न प्रकार की पर्वत श्रेणियां और पठार पाए जाते हैं। तो ये मध्यवर्ती एशिया के अंदर इसका फैलाव है, इसलिए इसको क्या है, मध्यवर्ती जो पर्वत या एवं पठार, इसको इस क्षेत्र को नाम दिया गया कि मध्य भाग जो एशिया का है उसमें पर्वत एवं पठारों का विस्तार पाया जाता है। अब ये जो संपूर्ण महाद्वीप का जो क्षेत्रफल हमने पढ़ा है उसके लगभग 20% पर संपूर्ण महाद्वीप के 20% भूभाग पर इसका विस्तार पाया जाता है। यानी मध्यवर्ती जो पठार और पर्वतीय प्रदेश है वह संपूर्ण महाद्वीप का जो क्षेत्रफल है उसका लगभग 20% यह घेरता है। यानी इसका विस्तार है वो काफी लंबा चौड़ा है, 20% क्षेत्र पर इसका विस्तार हुआ है। अब ये जो श्रृंखला है यानी मध्यवर्ती जो पर्वत एवं पठारी भाग है वह क्या है, तुर्की से प्रारंभ होता है, आगे चलते हुए इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, चीन और आगे तक यह चला जाता है। यानी इसका विस्तार है वो पूरा एक लंबी चौड़ी श्रृंखला के रूप में हुआ है। और ये पूर्व में क्या है, चीन से होते हुए बेरिंग सागर तक यानी यहां से प्रारंभ होकर के और आगे तक अंत में बेरिंग सागर तक ये आगे तक पहुंच जाता है। तो पूरा का पूरा जो महाद्वीप है उसमें मध्यवर्ती भाग में इस श्रृंखला का विस्तार हुआ है और ये 20% पर फैला हुआ है।
अब एशिया का जो लगभग मध्य है उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि पामीर की गांठ है, यानी एक जो पठारी भाग है वो फैला हुआ है और वहां से क्या है विभिन्न श्रेणियां हैं वो विकसित होती हैं, यानी अलग अलग क्षेत्रों में चली जाती हैं। अब अलग अलग क्षेत्रों में जाने वाली श्रेणियां हैं उनको अलग अलग नामों से जाना गया, यानी उसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जो पामीर की गांठ जो है पामीर गांठ से इसको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, क्योंकि पामीर की गांठ से इसका अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार हुआ है। जैसे इस तरह से आगे चली जाती है पामीर की गांठ से उत्तर, तो इस तरह से अलग अलग विस्तार हुआ है। इसके विस्तार के आधार पर इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे ये इसको हम 4 पर्वत क्रमों में बांट सकते हैं। 4 पर्वत क्रम। अब 4 पर्वत क्रम में पहला जो है वह है पश्चिम की ओर। 4 पर्वत क्रम में जो मध्यवर्ती पर्वतीय पठारी प्रदेश है उसको बांटा गया है। पहला है पश्चिम की ओर विस्तार। अब जैसा कि मैंने बताया ये जो क्षेत्र है यहां पर क्या है, इस एरिया में जो लगभग मध्यवर्ती जो भाग है यहां से क्या पामीर की गांठ का निर्माण होता है। अब पामीर की गांठ से पश्चिम की ओर अगर हम चले तो जो विभिन्न पर्वत श्रेणियां बनती हैं, अब उसमें क्या है, पहली पर्वत श्रेणी की हम बात करें हिंदू कुश। हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, यानी यहां से पश्चिम की अगर और चलते हैं तो सबसे पहली जो पर्वत श्रेणी आती है वह कौन सी है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी है। और हिंदू कुश पर्वत श्रेणी का विस्तार कहां हुआ है, यह कहां से प्रारंभ होता है, तजाकिस्तान, उसके बाद में यानी ऊपर से इस तरह से नीचे की तरफ इसका विकास हुआ है। और इसमें जो यानी यहां से हम चले और इस तरफ आगे जाते हैं, तो यहां से हम आगे जाएंगे तो इसका जो विस्तार है वो कहां कहां पर हुआ है, तजाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान का भी जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, पाकिस्तान का जो उत्तरी भाग है उससे भी होकर के यह गुजरती है। तो तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, यानी ये जो हिस्सा है तजाकिस्तान वाला, अफगानिस्तान वाला और पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है उसमें क्या है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो पश्चिम की ओर पामीर की गांठ से अगर हम चलते हैं तो पहली जो पर्वत श्रेणी आती है वह कौन सी है, हिंदू कुश पर्वत श्रेणी। उसके बाद हम बात करें तो आगे आती है इसमें एल्ब्रुज और जाग्रोस। आगे यानी आगे आगे इसका विस्तार यहां से आगे और चलता चला जाता है और जो आगे श्रेणी बनती है वह क्या कहलाती है, एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी। अब एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी जो है वो आगे चल करके, यानी यहां से हम आगे चले जाएं, जैसे यूरोप की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहां पर क्या है, वह आर्मीनिया की जो गांठ है उससे जुड़ी हुई है एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी। अब पामीर से दक्षिण पश्चिम की ओर चले, हम दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हैं, यानी पामीर से इस तरह से हम दक्षिण पश्चिम की ओर चलते हैं तो कौन सी पर्वत श्रेणी आती है, सुलेमान पर्वत। दक्षिण पश्चिम की ओर चलने पर पामीर की गांठ से दक्षिण पश्चिम की ओर जाएंगे तो सुलेमान आएगी। और सुलेमान पर्वत श्रेणी का विकास कहां पर हुआ है, इस जगह पर, यहां पर भारत का जो पड़ोसी देश यानी पाकिस्तान।
पाकिस्तान। जो सुलेमान पर्वत कहां पर स्थित है? पाकिस्तान में। हम पश्चिमी विस्तार पढ़ रहे हैं, जो पर्वतीय श्रेणियां जो पाई जाती हैं उनका। इसके बाद आती है किरथर पर्वत श्रेणी, और किरथर का विकास भी कहां पर है? पाकिस्तान में। किरथर भी पाकिस्तान में है। तो ये दक्षिण पश्चिम की ओर अगर हम चलते हैं पामीर की घाट से, तो सुलेमान, किरथर, और आगे चले जाएंगे तो कौन सी आ जाएगी? जागरूस पर्वत श्रेणी। जागरूस पर्वत श्रेणी। और जागरूस पर्वत श्रेणी का विस्तार मैंने आपको बताया कि यह कहां पर फैली हुई है? ईरान और इराक के मध्य से है। ईरान और इराक के मध्य से है। इसके अलावा ये क्या है? दक्षिणी पूर्वी जो तुर्की है वहां पर भी इसका विस्तार हुआ है। दक्षिणी पूर्वी तुर्की में भी जो जागरूस पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार हुआ है। तो यह मुख्यतः कहां पर है? ईरान, इराक और तुर्की। ईरान, इराक और तुर्की। यानी यहां से आगे चलते जाएं, ईरान, इराक, तुर्की वाला जो क्षेत्र है उसके अंदर जागरूस पर्वत श्रेणी। तो इस तरह से हम देखें तो मध्यवर्ती जो पर्वतीय पठार है उसके पश्चिमी विस्तार में क्या है? हिंदू कुश, सुलेमान, एलब्रूज तो हालांकि आगे जाकर के है, लेकिन मुख्यतः जो देखें तो हिंदू कुश, सुलेमान, किरथर और जागरूस जो पर्वत श्रेणियां हैं उनका विस्तार हुआ है। अब जागरूस श्रेणी है वो आगे जाकर के कहाँ मिली हुई है? आर्मीनिया की गांठ से मिली हुई है। उसके बाद क्या है? वह अलग अलग भागों में बंट जाती है, यानी दो पर्वत श्रेणियों में आगे जाकर के वो बंट जाती है। जागरूस पर्वत श्रेणी है वो आगे आर्मीनिया की गांठ में मिलती है, और आर्मीनिया की गांठ इस तरह से जागरूस और आर्मीनिया की गांठ है वो दो भागों में बंट जाती है, जिसमें कौन कौन सी है? पोंटिक तथा टॉरस। ये पर्वत श्रेणियों का विस्तार वहां पर हुआ है, पेंटिक और टॉरस पर्वत श्रेणियों का, जो कि कहां पर है? तुर्की में। ये दोनों का जो विस्तार है वो कहां पर है? तुर्की। तुर्की में विस्तार हुआ है पेंटिक और जागरूस का, आर्मेनिया की गांठ के बाद। जागरूस आर्मेनिया की गांठ से पहले और आर्मेनिया की गांठ से मिलने के बाद इसकी दो शाखाएं जो बन रही हैं उसमें पेंटिक और टॉरस जो श्रेणियों का विस्तार होता है। तो ये तो हो गया इसका पश्चिमी विस्तार। इसके अंतर्गत हमने क्या है? पश्चिम की ओर और इसके साथ में दक्षिण पश्चिम की ओर जो श्रेणियां हैं वो बनती है। अब पेंटिक और टॉरस जो दो श्रेणियां बनती हैं, यानी ये आर्मेनिया की गांठ और इस तरह से पेंटिक और टॉरस दो श्रेणियां बनती हैं। इसके बीच का जो भाग है वो क्या कहलाता है? अनातोलिया का पठार। बीच का भाग क्या कहलाता है? अनातोलिया का पठार। अनातोलिया के पठार को और क्या कहा जाता है? एशिया माइनर का पठार। तो इस तरह से हमने पश्चिम की ओर देखा कि पश्चिम में हिंदू कुश, सुलेमान, किरथर, जागरूस पर्वत श्रेणियां हैं। इसके बाद में जो अनातोलिया या आर्मेनिया की जो गांठ है उससे मिलने के बाद इसकी दो श्रेणियां बन जाती है, पेंटिक और टॉरस। और पेंटिक और टॉरस के बीच में, दोनों श्रेणियों के बीच में एक पठार पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? अनातोलिया का या एशिया माइनर का पठार भी उसको कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने क्या, मध्यवर्ती जो पठारी पर्वत एवं पठारी प्रदेश है उसकी एक दिशा जो थी पश्चिम मुख्यतः और दक्षिण पश्चिम दो दिशाओं में फैली हुई पर्वत श्रेणियों के बारे में पढ़ा। तो इसके बाद हम इससे आगे उत्तर पूर्व और जो दक्षिण की तरफ फैली हुई हैं, पश्चिम पूर्व की ओर फैली हुई श्रेणियां उनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।